तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यहाँ पे कुछ, अगेन काम की नहीं है, लेकिन काम की मतलब हमारे ऑफिस में कोई आके आपको नहीं पूछेगा, कोई क्लाइंट, कि बताओ जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से आया लेकिन एक जनरल नॉलेज आपको इंडिया के लॉ का होना चाहिए, इंडिया में लॉ कैसे बनता है, तभी आपको पॉलिटिक्स समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या था आपके लिए, एक आर्टिकल है 265, मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है, ये प्रोटेक्ट करता है सारे सिटीजन को। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट, आपको पता है ना, भारत का संविधान। हेलो, ये 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो उस बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, उसमें 25 पार्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े बड़े पार्ट्स है, उसमें 448 आर्टिकल्स है, मतलब चैप्टर्स जैसा हो गया, आर्टिकल बोले तो चैप्टर, उसमें 12 शेड्यूल्स है। तो उसमें का एक आर्टिकल 265 हमें प्रोटेक्ट करता है, बोलता है नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया, नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया अनलेस अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक आप टैक्स नहीं ले सकते। तो ये सीक्वेंस है, मैं इनकम टैक्स में इसके ऊपर ज़्यादा बात करता है, इसलिए यहाँ पे एकदम क्विकली बात कर रहा है। जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक क्या नहीं लगेगा, रातों रात टैक्स, नया टैक्स नहीं आ सकता। बने बनाए टैक्स में मॉडिफिकेशन आ सकते हैं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, लेकिन नया टैक्स नहीं आ सकता, नई गवर्नमेंट नया टैक्स। अभी महाराष्ट्र में नया गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना, इमीडिएटली कल उठ के नहीं बोल सकते कि हम नया लॉ लेकर आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें आर्टिकल 265 प्रोटेक्ट करता है, नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड इंडिया अनलेस द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब पहले क्या बनेगा, पहले एक्ट बनेगा फिर टैक्स लगेगा। फिर आपको क्या पूछना चाहिए, हमारे देश में एक्ट कौन बनाता है। आपके मन में सवाल देखो कैसे आना चाहिए, मैंने पहले क्या बोला, टैक्स लगने के लिए पहले क्या बनना चाहिए, एक्ट। तो आप मुझे पूछोगे ना सर तो एक्ट कौन बनाता है, एक्ट सुप्रीम कोर्ट बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, कौन बनाता है। तो एक्ट हमारी इंडिया में पार्लियामेंट बनाता है। कौन बनाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कौन, एमपीज, एमपी मतलब कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप वोट देते हो ना। हाँ, राज्यसभा के लिए एमएलए बोलते हैं, सॉरी राज्यसभा बोलता हूँ, अपने संसद के लिए, संसद भवन के लिए, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आप एमएलए अपॉइंट करते हो। जो अभी इलेक्शन हुआ वो किसका था, अभी जिसका अभी रिजल्ट आया, और क्या किसको वोट दिया आपने, एमएलए के लिए। किसके लिए दिया, एमएलए, विधानसभा में जाके वो बैठेंगे हमारे, ठीक है ना। मतलब महाराष्ट्र के लिए कानून बनाने वाले लोगों के लिए आपने वोट दिया, तो आपने वोट दिया, याद रखो, आपने दिया है वोट, तो आपने जिसको जिताया वो जाके आपके लिए लॉ बनाने वाला है। तो इट इज नॉट नेवर लॉ मेड बाय समवन एल्स फॉर अस, वी आर मेकिंग लॉ फॉर आवरसेल्फ। हम हमारे लिए खुद के लिए लॉ बनाते हैं। हाँ, अभी आप लोगों को रोज रोज संसद भवन में नहीं बुला सकते ना, तो हमने क्या किया, हमारा एक मॉनिटर, हमारा एक लीडर, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हमने अपॉइंट किया। अब उसका काम है वहां पे जाके ऐसे लॉ बनाए जिसमें हम सबका बेनिफिट हो, ना कि उसका खुद का। वो आपको पता है इंडिया में लेकिन कल्चर कैसा चलता है, मेजॉरिटी लोग अच्छे हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन थोड़ी एक माइनॉरिटी है जो खुद का फायदा करती है, लोगों का नहीं करती। जो पॉलिटिक्स में जाता है उसको लोगों का भला करना चाहिए ना, हम लोगों का भला करना चाहिए ना, लेकिन वो भी लोग हैं, एंड मेजॉरिटी लोग वैसे हैं, माइनॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस आर गुड पॉलिटिशियन। वो एक माइनॉरिटी पॉलिटिशियन का कम्युनिटी की पूरा नाम ही खराब कर दिया है। इट्स लाइक मेजॉरिटी मुस्लिम्स आर गुड, दे आर वेरी गुड। माइनॉरिटी में कुछ लोग हैं जो पूरा कम्युनिटी का नाम खराब करते हैं। ये समझ में आ रहा है। तो उससे क्या हो जाता है ना, एक मार्केट में एक ऐसा हवा चल रहा है कि यार पॉलिटिशियन मतलब खराब, पॉलिटिशियन देश को बेच देंगे, पॉलिटिशियन ये करें। ऐसा नहीं होता। मुझे बताओ, पॉलिटिशियंस अगर नहीं होंगे तो देश कौन चलाएगा, स्टेट कौन चलाएगा। तो लॉ कौन, एक्चुअली लॉ कौन बनाता है, पॉलिटिशियन ही बनाते हैं। लेकिन कोई एक पार्टी नहीं बनाती, मुझे खाली वो बताना है आपको। खाली बीजेपी नहीं बनाती, खाली कांग्रेस नहीं बनाती, खाली राष्ट्रवादी नहीं, तो बहुत सारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा वो संसद भवन, कभी तो देखा होगा टीवी पे, जहाँ पे बेंचेस बजाए जाते हैं। तो वहाँ पे बिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बिल। और बिल के ऊपर वहाँ पे चर्चा होती है। और जब तक मेजॉरिटी लोग उस लॉ को अप्रूवल नहीं देते तब तक लॉ अप्रूव, बहुत बड़ी डिबेट चलती है, बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है। तो ये डिबेट ना, जीएसटी की डिबेट ना पार्लियामेंट तक हमने पहुंचा ही नहीं। जीएसटी की डिबेट हमने ना पार्लियामेंट के बाहर ले ली। जीएसटी वाले बाप लोग हैं, जीएसटी जिसने लाया, मतलब ठीक है ना, उन्होंने बोला जीएसटी की डिबेट अगर पार्लियामेंट में चली गई ना, खत्म हो गया, फिर लॉ चलेगा ही नहीं है, क्योंकि बहुत क्विकली लॉ चेंज होना था। तो इन्होंने एक नया सिस्टम लाया, बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम है ना। रिस्पेक्ट पीपल हु थॉट अबाउट इट।
इन्होंने बोला देखो पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स करना है, आप अच्छा प्रपोज करो तभी भी उनको अपोज करना है, खराब प्रपोज करो तभी भी अपोज करना है। तो इन्होंने बोला जो स्टेट के लोग हैं, स्टेट मतलब समझ रहे हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका, इन सारे स्टेट के लोगों का एक कमेटी बनाओ। एक क्या बनाओ, उसका नाम रख दिया जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना। और तो उसमें सेंसिबल लोगों को लाओ, पॉलिटिशियंस लोगों को नहीं। किसको लाना है? सेंसिबल लोगों को लाना है, जो उस स्टेट का सोचे, क्योंकि वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। और ऐसे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लाओ और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उसमें रखो। निर्मला सीतारामन या जो फाइनेंस मिनिस्टर देश का होगा उसको चेयरपर्सन रखो, इज द चेयरपर्सन। लेट देम फाइट इन द केबिन, क्लोज रूम। जीएसटी की फाइट क्लोज रूम में होती है। और एक बार उन्होंने डिस्कस कर लिया, उधर पूरा कुछ सलाह मसला हो गया, उसके बाद एक पेपर बनता है बिल के फॉर्म में, वो पार्लियामेंट में पुट होता है और वो अप्रूव ही होता है, क्योंकि जो डिबेट करनी थी वो कहां पे हो चुकी है, वो जो काउंसिल है उसमें हो चुकी है। तो इतना कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है ना। सोचो ना, जीएसटी सीखने जैसा सिस्टम है। कितने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई अगर ऐसा लॉ लाना है तो कैसे ला सकते हैं? तो ऐसे ला सकते हैं। काउंसिल इज द सॉल्यूशन, क्योंकि काउंसिल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं है, एक सिंगल पॉलिटिकल स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट डिसाइड करेगा कि हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा। और ऑब्वियसली पूरा स्टेट रिप्रेजेंट करने अगर एक बंदा भेजना है आपको, तो आपको नहीं समझता कि आपका जो बेस्ट होगा आप उसको ही भेजोगे ना वहां पे। तो ऐसा होता है। एंड दैट्स द रीजन जीएसटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल काउंसिल इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो काउंसिल को पावर देने थे ना, फिर काउंसिल को पावर कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ लॉ चेंजेस किए गए, आर्टिकल इंसर्ट किए गए कि काउंसिल बनेगा। तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। वहां पे स्टेट, वहां पे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के लॉ बनते हैं। तो लॉ बनाने का पावर किसको है? पार्लियामेंट को है। ये कहां पे लिखा है? ये आर्टिकल 245 में लिखा है। कहां पे लिखा है? आर्टिकल 245 में। फिर सर स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल भी लॉ बना सकती है। स्टेट का भी अपना विधानसभा है, सेंट्रल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सर दोनों का फाइट नहीं होगा क्या? हाँ, हो सकता था। इसलिए एक आर्टिकल बनाया गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 बोलता है पावर को डिवाइड करो। पावर दोनों को है, लेकिन पावर को डिवाइड करो। दोनों को सेम पावर नहीं। स्टेट भी इनकम टैक्स नहीं बनाएगा और सेंट्रल इनकम टैक्स नहीं बनाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंपनी एक्ट नहीं बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंपनी एक्ट नहीं बनाएगा। कंपनी का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, एज इट इज फॉलो करेगा। तो ये पावर को डिवाइड करने के लिए एक शेड्यूल बनाया गया। उस शेड्यूल का नाम है 7th शेड्यूल। कितने शेड्यूल है टोटल? 12 में का 7th शेड्यूल जो है एनेक्सर जैसा, उसमें पावर डिवाइड करके दी है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है लॉ की, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको स्टेट लिस्ट और इसको कंकरेंट लिस्ट, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट मतलब पावर किसको होगा? यूनियन लिस्ट मतलब किसको पावर? पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, सेंट्रल लेवल के लॉ, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लॉ बनते होंगे स्टेट लिस्ट के थ्रू बने होंगे, ठीक है ना। इसमें पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, एसएलए बोलते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलए बोलते हो ना आप लोग। एमएलए का फुल फॉर्म क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली तो समझ में आ रहा है, असेंबली मतलब साथ में आए, मेंबर मतलब समझ रहे कि वो मेंबर है। तो बीच में जो वर्ड है वो क्या है? लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेचर कौन होते हैं? Legislatures are people who create legislation. Legislature are people who create legislation. और क्योंकि एक बंदा नहीं होता, एक कम्युनिटी होती है, एक टीम होती है, तो इसलिए उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है या लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ओके, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर। ओके, तो ये ऐसे यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आर्टिकल 265 दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 265? हमें प्रोटेक्ट करता है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि पहले क्या बनेगा? एक्ट, बाद में क्या बनेगा? टैक्स, ठीक है ना। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ऐसा नहीं कि टैक्स लेना चालू कर दो बाद में एक्ट लगा दो, बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा। पहले एक्ट बनाओ। और एक्ट बनाना इंडिया में आसान है कि डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट।
सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट में आता है। और पार्लियामेंट में कौन से लोग हैं? पॉलिटिकल लोग हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के, सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। एक यूनानिमस ओपिनियन पे पहुंचना, एक मत होना वहां पे बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने पार्लियामेंट का अगर कोई भी अगर मीटिंग या असेंबली देखा होगा तो, ठीक है ना, अभी अदानी के ऊपर चर्चा चालू, एकदम जोर जोर से चिल्ला रहे, बैठने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चालू हो रहा है, सेशन चालू हो रहा है, यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अरे रे 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 उनका काम ही होता है, कोई वायरिंग नहीं है ना, नहीं है, उनका काम ही होता है चीज़ों को डिस्टर्ब करना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आर्टिकल 245 में क्या लिखा है कि पावर डिवाइड करो, किसमें पावर डिवाइड करो? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। आर्टिकल 246 क्या करता है? आर्टिकल बोलता है दोनों में पावर को, मतलब दोनों को पावर दिया आर्टिकल 245 ने, और 246 उसको क्या कर रहा है? खाली डिवाइड कर रहा है। लेकिन उसको 7th शेड्यूल का हेल्प लगा, तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और यहाँ पे दोनों साथ में आके लॉ बनाएंगे। फॉरेस्ट का लॉ, रिवर का लॉ, दोनों साथ में आके बनाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट एक स्टेट से चालू होकर दूसरे स्टेट तक जाता है, रिवर एक स्टेट में ओरिजिन करता है, दूसरे स्टेट में कल्मिनेट करता है, तो साथ में मिलके बनाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ रहता है उसमें। चलो आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 82 से लेके एंट्री नंबर 91 तक टैक्सेस चलते हैं यूनियन लिस्ट में। तो इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 पे है। इनकम टैक्स कहाँ पे? पहला ही लॉ जो बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कौन सा है? इनकम टैक्स। यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी नहीं था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पुराना है ना हमारा, यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी नहीं था। जीएसटी नया लॉ है जहाँ पे इनको भी पावर है और इनको भी पावर है, तो उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में डालना, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में डालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जीएसटी बना ही नया, काउंसिल जैसा कुछ तो लाया उन्होंने, नया प्रोडक्ट, नई मीटिंग, ऐसा कमिटी जो पहले, इसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई कमिटी हो सकती है, जहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चेयरमैन फिनेंस मिनिस्टर होगी, और वहाँ पे डिबेट चलेगी रादर देन वेस्टिंग अ टाइम ऑफ पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में बहुत कम होती है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज को वहाँ पे हैंडल करना है। कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी का रेट रखना है, पार्लियामेंट में डिस्कशन चलेगा तो कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला यार इसके लिए अलग से काउंसिल, तो ये सब कुछ नया था और इसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में डालना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को पहले चेंज किया गया। जीएसटी लाने से पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। अभी इसमें नए नए आर्टिकल देखो कौन से आए, बहुत सारे आर्टिकल आए। जा रहा है क्या कहीं पे आर्टिकल? एक तो आर्टिकल 7 ए दिख रहा है आपको, आर्टिकल 279 ए, ठीक है ना। इसमें क्या किया? प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फोरम। क्या बनाना था? जॉइंट फोरम बनाना था। किसका? सेंट्रल का और स्टेट का। इसका नाम क्या रख दिया? जीएसटी काउंसिल। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये काउंसिल बनाने का। और ये कहां लिखा है? आर्टिकल 279 ए क्यों बोला? ए मतलब नया, अमेंडेड, समझ में आ रहा है ना, इसके पहले ऐसा था ही नहीं तो नया आया, तो ये एक आर्टिकल। आपको पता है अगर आप एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट है कि क्या आर्टिकल 279 ए क्या करता है। आगे चलता हूं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 246 तो पता था अभी आपको, जिसमें 3 लिस्ट है, 7th शेड्यूल है और 3 लिस्ट है। उसके बाजू में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 246 ए। ये मेन आर्टिकल है, ये बोलता है दोनों को पावर होगी सप्लाई को टैक्स करने का, सेंट्रल को भी नहीं और स्टेट को नहीं, दोनों को होगी, दोनों टैक्स करेंगे, सेम प्रोडक्ट सेम ट्रांजैक्शन, दो लोग। इसलिए तो आप हर बिल में क्या लगाते हो? सीजीएसटी, और इसका पावर यहां पे है आर्टिकल 246 ए में। अगर आर्टिकल 246 ए नहीं होता तो ऐसा ज्वाइंट पावर वाला सेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सीजीएसटी और एचजीएसटी को पावर देता है, सीजीएसटी प्लस, कि दोनों लोग टैक्स करेंगे, ठीक है ना, दोनों लोग लॉ भी बनाएंगे। यहां पे दिख रहा है
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज से भी थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ये जो वर्ड है पहले तो नॉट विथ स्टैंडिंग, ये एक सिंगल शब्द है, 3 शब्द का मतलब नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग ऐसे नहीं लिखने का, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है ना। ये क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। ये जो लैंग्वेज है ना लॉ की, वो ओवरराइड करती है एग्जिस्टिंग कोई भी लॉ लिखा होगा उसको। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंटेंस दैट लॉ कैन यूज। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उसको क्या किया, पहले ओवरराइड किया। बोलता है उसमें जो भी लिखा है उससे मेरा लेना देना नहीं है, मैं एम्पावर्ड करता है, मैं उसको, मेरी पावर ज़्यादा है उनकी कम है, ऐसे टेक्निकली। ओके, एंड सब्जेक्ट टू द क्लॉज दिस लेजिस्लेटिव एवरी स्टेट। देखो क्या बोलता है, लेजिस्लेचर ऑफ मतलब एमएलए, लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन एंड और स्टेट। तो हर लेजिस्लेचर को पावर दिया, इसलिए महा जीएसटी करके अलग से एक्ट है, गुजरात जीएसटी करके अलग से एक्ट है, देयर इज अ एक्ट कॉल्ड महाराष्ट्र जीएसटी। ये पावर इसने दिया। और पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव right to make the law with respect of goods and services where the supply of goods and services both take place in the intercourse interstate or commerce। समझ में आ रहा है, in the course of interstate or commerce मतलब क्या, इंटरस्टेट का जब भी होगा तो किसको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, जब भी इंटरस्टेट की बात होगी एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, किसके लिए, इंटरस्टेट, इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। समझ में आ रहा है आपको, मतलब कौन सा लॉ, आईजीएसटी का लॉ। तो आईजीएसटी का लॉ स्टेट नहीं बनाएगी ना रेगुलेट करेगी, आईजीएसटी का पूरा लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ओके, इंट्रा के ऊपर दोनों के पास पावर है, बाकी छोटे मोटे और सेक्शंस भी है, आर्टिकल है। ये दिख रहा है 269A, इंटरस्टेट को लेवी करने का पूरा पावर किसको दिया, पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। कलेक्ट भी वो करेंगे, लेवी भी वो करेंगे, मतलब एक्ट भी वही बनाएंगे। तो द होल पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो जो पैसे आते हैं वो डिवाइड करने होते हैं आईजीएसटी की, पता है आपको ना, दोनों में आधा मेरा आधा स्टेट का। कौन से स्टेट का, लेकिन कंजम्पशन स्टेट का, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ गुड्स है यहाँ पे आर्टिकल 366 में, हम वो पढ़ेंगे। डेफिनेशंस वगैरह में अभी नहीं जा रहा, डेफिनेशंस वगैरह हम अगले चैप्टर से करने वाले। तो सर्विस का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन, ये भी बोरो कहाँ से किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो आगे जाके पढ़ेंगे हम वो क्या है डेफिनेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डायरेक्टली हमारा पढ़ेंगे। ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। काउंसिल मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे दिख रहा है आपको, हाँ, इसका चेयरपर्सन वगैरह देखो कौन है, खाली वो सब याद रखो। इसमें मेंबर कौन कौन होते, कंसिस्ट कौन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, और यूनियन मिनिस्टर ये भी यूनियन का ही है। स्टेट फाइनेंस, समझ में आ रहा है ना, मतलब जो स्टेट में जो पैसे बांटने वाला जो बंदा है वो भी यहाँ पे है, मतलब एक यूनियन मिनिस्टर है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, मतलब जो स्टेट को पैसे देने वाला जो यूनियन मिनिस्टर है, ये दोनों भी यूनियन मिनिस्टर्स ही है। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों वहाँ पे है। और फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा जो स्टेट का जिसके पास फाइनेंस होता है वो वहाँ पे जाना चाहिए, स्टेट का टैक्स मिनिस्टर जाना चाहिए, या एनी अदर मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड बाय स्टेट है, क्योंकि आपको एक ही बंदे को वहाँ पे भेजना है, तो इट हैज़ टू बी वेरी पावरफुल पर्सन, तो आपको डिसाइड करना होता है। फिर ये लोग वो अपना फोरम वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे डिबेट वगैरह होता है, उसका ये भी है कि उनका डिसीजन लेने का पावर कैसे है, वो सब इसमें लिखा गया है, वोटिंग पावर वगैरह। मैं उस सब में डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, दैट्स नॉट वेरी मच नीडेड। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड अगर आपको कोई गेम वगैरह, क्रॉसवर्ड गेम वगैरह खेलने के लिए अच्छा लगता है तो उन्होंने गेम दिया है, ठीक है ना, ऑफिस में प्रिंट लेके खेलते रहे बेटो। और या गाइज, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो बताओ, विच इज़ द बेसिक्स ऑफ
देखो चैप्टर नंबर 1 ऐसा कोई हम कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बात कर रहे थे, हम सेक्शन वाइज बात चैप्टर नंबर 2 से करते, दैट वी विल टेक अ पॉज ऑफ फ्यू डेज एंड देन आई कम बैक फ्रॉम दुबई, उसके बाद हम लोग करेंगे। लेकिन जीएसटी का मुझे बेसिक्स आपको बता के जाना था कि देखो जीएसटी में बेसिक्स में ये लिखा है, और सच में मज़ेदार एक्ट है अगर उसमें जान लगा के आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो या इफ़ यू हैव डाउट आई एम रेडी टू आंसर योर डाउट्स। हाँ, क्या है क्या है क्या है? हाँ हाँ, स्टेट के अपने रिकॉर्ड्स हैं ना, स्टेट अपने पास रिकॉर्ड रखता है, आईजीएसटी का कलेक्शन कितना आया वो रखता है, तो स्टेट का अपना काम है। और स्टेट के एम्प्लॉयज़ अलग है, अभी भी देख बैकएंड में सब कुछ मर्ज नहीं हुआ है, तो हमें पता है कि ये स्टेट ऑफिसर है और ये सेंट्रल ऑफिसर है। पहले जो वैट का जो ऑफिसर था वो अभी भी स्टेट ऑफिसर करके ही जाना जाता है, जीएसटी स्टेट नाम उसका जीएसटी, लेकिन अभी भी उसको कौन सा बिल्डिंग भी अलग अलग है उनकी। तो मुंबई में देखेगा तो जीएसटी की 4-5 बिल्डिंग है, लेकिन सारी बिल्डिंग सेंट्रल की नहीं है, कुछ स्टेट की बिल्डिंग है। मतलब पहले जो वैट की बिल्डिंग थी अभी वो, तो इसलिए दो अलग बोलने के लिए एक हुए ये। आउटर बॉर्डर जो है वो एक का है, अंदर से हमको पता है महाराष्ट्र है, बाजू वाले को पता है वो गुजरात है। मतलब बोल रहे हैं लोग कि जीएसटी आने के बाद पूरा इंडिया हैज़ बिकम द वन मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी फाइट अंदर चालू है, अभी भी फाइट, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू ग्रो ना, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? है कंपटीशन तो है। अब लकीली आजकल में गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है, बीजेपी को ज़्यादा सीट्स मिले। अभी सेंट्रल हमेशा होना क्या चाहिए ना, सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट सेम जहाँ पे होता है वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगेन महाराष्ट्र हैड द चांस नाउ फॉर नेक्स्ट 5 years कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किए करे और अच्छे से उसको, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या लीड, वी आर ऑलरेडी ऑन टॉप। हमें बहुत मेहनत नहीं लगेगी और आगे जाने के लिए। एंड महाराष्ट्र इज नॉट टॉप बिकॉज ऑफ महाराष्ट्रियंस, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं तो आप लोगों को लगे हाँ मराठी मानुस पुढे हो, ऐसा नहीं है। इट्स गुड दैट सम महाराष्ट्रियंस आर डूइंग द बिजनेस, बट मेजॉरिटी बिजनेस इज स्टिल कंट्रोल बाय माइग्रेटेड पीपल। तो एक्सेप्ट माइग्रेटेड पीपल। माइग्रेशन नहीं होता तो आप डेवलप नहीं होते, माइग्रेशन नहीं होता तो आप टॉप पे नहीं आते। मुंबई में मराठी लोग बचे कितने अभी? ओरिजिनल मुंबई में कल्याण डोंबिवली की या वो उधर की बात नहीं कर रहा, विरार वगैरह की, कोर मुंबई में हाउ मेनी महाराष्ट्रियंस आर देयर हु आर इनटू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग? तो ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल हु हैव माइग्रेटेड। माइग्रेशन से सब लोग हेट करते हैं, इट्स लाइक हेटिंग डेवलपमेंट। So that is one point that I wanted to say. We can easily take lot of benefits now. गवर्नमेंट लेवल पे दे शुड टेक, बाकी ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा, हम लोगों को ही काम करना पड़ेगा। या एनी अदर क्वेश्चन? सवाल पूछो यार, कुछ भी पूछो, ऐसा कुछ नहीं कि जीएसटी का चैप्टर 1 का ही पूछना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू आस्क। नहीं, कोई भी नहीं? 100% श्योर? एंड कर दूं? ओके, यूट्यूब लाइव पे जरा देख कर आता हूँ कौन है क्या। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, थैंक यू देन, बाय बाय गाइस, नमस्कारम।